हेलो स्टूडेंट्स, कुछ और एमसीक्यूज़ कर लेते हैं इंडियन पॉलिटी पे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग 500 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 5 है एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे, आप लोग देख रहे हो यूपीएससी मैक्स। मैक्स मतलब मैक्सिमम स्टडी। चलिए क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर वो दो के बीच में कुछ भी ऐसा विवाद हो जाता है तो किसके पास फाइनल अथॉरिटी है कि वो इलेक्शन सैम्बल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज को डिसाइड कर सके, असाइन कर सके। मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज को ये जो मान लीजिए ना कि इसको क्या कहते हैं, सैम्बल, हाँ इलेक्शन सैम्बल, इसको असाइन करने का पावर किसके पास है? लीडर ऑफ कंसर्न पार्टी, जिस पार्टी का उस पार्टी का, गवर्निंग बॉडी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, पार्टीज इन इंटरनल इलेक्शन कमिटीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसके पास पावर है इनमें से जिससे कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक सैम्बॉल दे सकती है? जल्दी से अपने कॉपी में इसको मार्क करोगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, अपनी कॉपी लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1 से, सिंस अभी हम लोग 13 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें मार्क लगाना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन टोटल 10 सही हुआ तो आप बहुत करेक्ट हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सही है गलत है तो आप बोलोगे सही है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको बताना है कि आपका टोटल कितना सही हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका नो डाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अलॉट कर सकती है इलेक्शन सैम्बॉल्स। तो किसके तहत कर सकती है? एज पर द इलेक्शन सैम्बॉल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत में इलेक्शन का कोई भी सैम्बॉल पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती है। ठीक है, कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समझिएगा, कब ये अनाउंस करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ में 2 और इलेक्शन कमिश्नर होंगे। बात को समझिएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए पहले क्या हो रहा था कि पहले जब भी इलेक्शन कमीशन थे ना तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल हुआ करता लल्ला, सिर्फ और सिर्फ सिंगल। ठीक है, और सिंगल कौन था? चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो उसके बाद में कौन सा ऐसा साल था जिसमें से ये बोला गया कि एक ये तो रहेंगे नो डाउट, लेकिन इनके साथ में 2 एक्स्ट्रा अदर इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे? ये किस ईयर में कहा गया? फरवरी 1989, अक्टूबर 1989, और याद रखिए मंथ भी पूछ रहा है, तो नवंबर 1899 या दिसंबर 1989, कौन सा? फरवरी में हुआ था, अक्टूबर में, नवंबर में या दिसंबर में? कौन सा मंथ में प्रेसिडेंट ऐसा ऑफिशियली अनाउंस करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा नो डाउट ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दिसंबर 1989 को। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि इनमें से कौन सा ऐसे एंटिटी हैं, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, नन ऑफ दिस, इनमें से कौन से आइडेंटिटी हैं, एंटिटी हैं जो कि एकदम ना कैबिनेट मिनिस्टर की तरह अपना लेविश लाइफ जीते हैं यूनियन गवर्नमेंट में? मतलब वो उतना ही पावर इंजॉय करते हैं जितना कि कैबिनेट मिनिस्टर्स इंजॉय करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो कौन सा ऐसा पोस्ट है, जल्दी बताइए। फिर से मैं रिपीट कर दूं, कौन सा ऐसा इनमें से पोस्ट है जिसमें से कि कैबिनेट मिनिस्टर की पावर जितना इनकी पावर होती है यूनियन गवर्नमेंट में? समझ में आया ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग। ये जो वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग है ना, इनके पास बहुत पावर होता है, एज पावर एज कैबिनेट मिनिस्टर। समझ में आ रहा है ना? इनके पास कितना पावर होता है? कैबिनेट मिनिस्टर की जितना पावर होता है, और ये इक्विवेलेंट कह सकते हो, एकदम उनकी पावर के बराबर पावर होल्ड करते हैं यूनियन गवर्नमेंट में। कौन? वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। चलो नीति आयोग आया तो कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी हो जाए। नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ था? ये हुआ था 2015 में। ठीक है, किसको ये रिप्लेस किया था? कौन से कमीशन को? ये किया था प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, क्लियर है ना? पहले प्लानिंग कमीशन था, 2015 में चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया, और नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन होते हैं उनके पास एज पावर होता है जितना कि कैबिनेट मिनिस्टर के पास होती है। क्लियर है ना बातें को? ये जो हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि डिफेंस से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं उसको कौन हैंडल करता है पार्लियामेंट में? देखिए बात समझिए, कंट्री में नहीं पूछ रहा आपसे,
आपसे पूछा पार्लियामेंट में कौन इसको हैंडल करता है, पॉलिटिकल अफेयर कैबिनेट कमिटी या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैंडल करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैंडल करते हैं, फिर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, कौन हैंडल करते हैं, जल्दी बताइए फास्ट। पार्लियामेंट में जितने भी डिफेंस से रिलेटेड काम होते हैं उसको कौन ओवरसीज करता है, ओवरसीज मतलब देखना देखभाल करना, कौन करता है, जल्दी बताइए। तो चलो इसका आंसर आ गया होगा आपके पास, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए भाई परसेंट ऑफ इंडिया के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि ये सब काम करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के पास भी इतना काम टाइम नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर के पास वो पूरा कंट्री का मैनेज करना होता है, पार्लियामेंट को मैनेज नहीं करते रहेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पॉलिटिकल अफेयर ऑफ कैबिनेट कमिटी, ठीक है, इनके पास ये पावर होता है कि जितने भी डिफेंस से रिलेटेड काम होते हैं, डिफेंस सर्विस से रिलेटेड, वो पार्लियामेंट पे हैंडल करते हैं। करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बारे में जो कि यूनियन गवर्नमेंट में रहते हैं, उनका कौन सा चीज़ इनमें से, ये जो 4 पॉइंट लिखी हुई है, कौन सा चीज़ सही है। ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो स्टेट गवर्नर के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, या फिर ये जो है स्टेट कैबिनेट के द्वारा चूजन होते हैं, या फिर रिप्रेजेंट द स्टेट कैबिनेट इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या फिर मिनिस्टर एट अ सेंटर बट नॉट अ पार्ट ऑफ कैबिनेट। ये सेंटर के तो पार्ट होते हैं बट कैबिनेट के पार्ट नहीं होते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट से रिलेटेड, जल्दी बताइए फास्ट, अपने कॉपी में नोट कीजिए जल्दी से इसको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई ये तो स्टेट गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होते ही नहीं हैं, ये जो है स्टेट कैबिनेट के द्वारा चूज होते ही नहीं है। जब स्टेट गवर्नर आया ही नहीं तो स्टेट कैबिनेट कहाँ से आएगा भाई। दूसरी बात, स्टेट कैबिनेट कमिटीज़ के द्वारा भी ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये क्या है, ये मिनिस्टर ऑफ सेंटर है बट ये कैबिनेट के पार्ट नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से कौन सा एंटिटी है, एंटिटी मतलब कि ये जो बॉडीज़ हैं, इनमें से कौन सा ऐसा बॉडीज़ हैं जो कि इलेक्शन रूल्स को मतलब कि कंडक्ट करवाई थी 1961 में विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्प से कौन सा ऐसा एंटिटी है जो इलेक्शन रूल्स को फॉर्मुलेट की थी। फॉर्मुलेट मतलब बोल सकते हो कि फॉर्मुलेट करना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इनमें से कौन सी एंटिटीज थी, कौन सा बॉडी है, इंक्वायरी कमीशन ऑन पार्लियामेंट्री मेंबर्स, फिर है रीजनल इलेक्शन कमिश्नर, या फिर इलेक्शन कमीशन, या फिर कह सकते हैं नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा सही है बताइए कि कौन सा ऐसा एंटिटी है जो कि इलेक्शन रूल्स को फॉर्मुलेट की थी 1961 में विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बताइए फास्ट 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 फास्ट। चलिए आपका आंसर आ गया होगा, तो नो डाउट इसका ऑप्शन होगा सी नंबर, इलेक्शन कमीशन। देखिएगा यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि जो सी नंबर बी नंबर लिखा हुआ है ना, वो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर है। याद रखिएगा ये रीजनल है, रीजनल मतलब कि लोकल लेवल का, समझ में आ रहा ना। तो लोकल लेवल की गवर्नमेंट बात मानेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये तो होने को रहा नहीं, ठीक है, ये भी होने को रहा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नन ऑफ द अबव होगा ही नहीं। तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इलेक्शन कमीशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली किसको पावर ऐसा दिया गया है जो कि कंट्रोल करता है और मैनेज करता है आर्म फोर्सेस को पूरे कंट्री में। बात को समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको पावर दिया है कि पूरे कंट्री के जितने भी आर्म फोर्सेस हैं उनको मैनेज करेगी और उन्हें कंट्रोल करेगी। डिफेंस मिनिस्टर, या फिर कह सकते हो चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, यानी कि नेवी के, आर्मी के और एयरफोर्स के चीफ्स मैनेज करते हैं। चीफ मिनिस्टर मैनेज करते हैं, या फिर सीएम, किसी स्टेट का सीएम मैनेज करते हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये मैनेज करते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से फास्ट। चलो आप लोग का आंसर आ गया होगा, तो नो डाउट ऑप्शन नंबर डी होगा। वो भी क्यों, क्योंकि याद रखिएगा जो भी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है ना, जो कि प्राइम मिनिस्टर उसके हेड पे होते हैं, और वही सारे जितने भी कंट्री में कब अटैक करना है, कौन सा ऑपरेशन कब करना है, ये सब प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल पे होती है। समझ में आया ना। चलिए, तो सारा कुछ कंट्रोल कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। डिफेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि अभी सही नहीं है। अभी 4 स्टेटमेंट है, उन 4 स्टेटमेंट में कौन सा गलत है डिफेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड से। तो पहला है कि प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स। जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो कमांडर होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म फोर्सेस का।
क्या सही है, गलत है? चीफ्स ऑफ स्टाफ रिपोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं वो स्टेट गवर्नर्स को रिपोर्ट करते हैं क्या, कि क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, ठीक है। ये स्टेट गवर्नर्स को चीफ ऑफ स्टाफ रिपोर्ट करेंगे रिलेटेड टू डिफेंस स्ट्रक्चर। सीन में ये कह रहा है कि यूनियन कैबिनेट हैंडल डिफेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि यूनियन के जो कैबिनेट होते हैं वो सारे डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि लेट्स से कि अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया था, तो जो भी हमारे सवाल जवाब थे हम किससे पूछ रहे थे, स्टेट के गवर्नर से या किससे पूछ रहे थे, यहाँ पे हमारे यूनियन कैबिनेट से पूछ रहे थे, नो डाउट हमने यूनियन कैबिनेट से पूछा था। या ऑप्शन नंबर डी है कि प्राइम मिनिस्टर लीड द कैबिनेट कमिटीज ऑन डिफेंस मैटर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर लीड्स करते हैं द कैबिनेट कमिटी ऑन डिफेंस मैटर। कौन सा सही है, जल्दी से बताइए, कौन सा सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है, जल्दी बताइए फास्ट। चलिए आपका आंसर आ गया होगा, तो नो डाउट इसका ऑप्शन नंबर बी है भाई, चीफ ऑफ स्टाफ कभी भी स्टेट गवर्नर्स को क्यों ही रिपोर्ट करेगा। अरे स्टेट गवर्नर्स तो किसी एक स्टेट का गवर्नर्स होते हैं, उनको वो रिपोर्ट करके क्या करेगा। तो ये तो एकदम सरासर पढ़ने के बाद ही गलत लग रहा है भाई, ये तो होगा ही नहीं, चांस ही नहीं है। इसीलिए ये क्या ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो इनकरेक्ट है। समझ में आया ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं। द कैट मतलब क्या होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये जो ट्रिब्यूनल है इसके पास अपना ज्यूडिक्शन, देखो ट्रिब्यूनल क्या होता है, ट्रिब्यूनल एक छोटे छोटे लोअर कोर्ट्स होते हैं जिनमें कुछ कुछ केसेस को हैंडल किया जाता है। अब ये जो ट्रिब्यूनल्स है इनके पास कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंजॉय करते हैं, पार्लियामेंट्री स्टाफ की या फिर डिफेंस सिविलियन डिफेंस पर्सनल, यानी कि कोई भी सिविल का जो भी जितने भी सिविलियन है हमारे कंट्री में, जितने पीपल हैं उनके जितने भी पर्सनल है डिफेंस है उस पर डील करते हैं, ओनली बी या फिर दोनों ए और बी, यानी कि दोनों में काम करते हैं। ये जो ट्रिब्यूनल्स है CAT यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये किसको हैंडल करती है, जल्दी से फास्ट। चलिए पार्लियामेंट्री स्टाफ को तो हैंडल करेगी नहीं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सिविलियन का जितने भी डिफेंस पर्सनल होते हैं ना मैटर उसको हैंडल करती है। ऑप्शन नंबर बी ओनली, सुनिएगा नोटिस कीजिएगा, बोथ तो होने को रहा नहीं क्योंकि ये तो गलत हो गया, समझिएगा बातों को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बट नोटिस कीजिए कि ऑप्शन नंबर सी में बोला है ओनली बी, यानी कि ओनली बी, तो यानी कि ये तो आंसर करेक्ट है नो डाउट, बट इसको और करेक्ट कर रहा है ऑप्शन सी, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो कोई कोई बच्चे क्या होंगे कि ऑप्शन बी मार्क करके आ जाएंगे कि ये हो जाएगा, बट याद रखिए ये ओनली सी बोल के ना आपको इधर खींच लिया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द राइट टू वोट इन इंडिया। आपका वोट का जो है वो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से 4 स्टेटमेंट दी हुई है, कौन सा करेक्ट है। इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, वोट करना फंडामेंटल राइट है, सही है गलत है। इट इज़ अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये एक लीगल राइट है बट फंडामेंटल राइट नहीं है। अब लीगल राइट और फंडामेंटल राइट क्या होता है मैं बताता हूँ। फंडामेंटल राइट वो आपका अधिकार है जिसके लिए अगर आपका वो वायलेट होता है ना तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हो, लेकिन लीगल राइट के लिए कोई भी मतलब कि ऐसा बाउंडेशन नहीं है। अगर वो वायलेट हुआ है तो आपको कोर्ट वो जाने से पहले आपको लोअर कोर्ट वगैरह से होके जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में, ठीक है। सी में है इट इज़ एन इनहेरेंट राइट और डी है इट इज़ ए एब्सोल्यूट राइट। कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से आंसर बताइए, फास्ट जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट बिल्कुल भी नहीं है भाई। आपको वोट देने का अधिकार है बट ये कोई फंडामेंटल राइट थोड़ी है, समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट बिल्कुल भी नहीं है। फंडामेंटल राइट में तो दूर दूर तक नहीं आता, समझ आया ना। तो राइट टू वोट एक क्या है आपका, एक लीगल राइट है। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि टोटल हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे ओरिजिनली, एक फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर लीगल राइट बना दिया गया। क्यों किया गया ऐसा, क्योंकि देखिए बात समझिए, इतनी सारी केसेस आ रही थी ना। अगर मान लीजिए कि वो फंडामेंटल राइट रहता और कोई आपको ज़मीन आके खरीदता तो क्या आप ज़मीन बेचते, बिल्कुल भी नहीं। तो वो आप तो सीधा केस करोगे भैया आपको हम मेरे को ज़मीन बेचनी नहीं है, ठीक है, बात को समझ में आना ना। तो ये एक लीगल राइट बना दिया। अब यह क्या है कि आपको ज़मीन बेचनी भी पड़ेगी, अब सब काम करना पड़ेगा, इसके लिए आप बार बार कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो ये फंडामेंटल राइट में और लीगल राइट में बहुत डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट को बहुत सीरियस लेती है हमारी गवर्नमेंट और लीगल राइट को उतनी सीरियसली लेती नहीं है।
बात को समझिएगा, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, बात समझ रहे ना। तो ये बातें हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जो केशवानंद भारती केस था, जो कि कब आया था, वो आपको बताना है, ठीक है। ये जो कि डिफाइन किया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कब लाया गया था? 1973 में ये जजमेंट आया था, 1976 में आया जजमेंट आया था, या 1978 या 1980 में? कौन सा टाइम पीरियड में केशवानंद भारती केस ये जो है ये इसका जजमेंट आया था, जो कि बहुत बड़ा जजमेंट माना जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अकॉर्डिंग आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो है कब आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? चलिए फास्ट, चलो आपका आंसर आ गया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नो डाउट ऑप्शन नंबर ए, 1973 में लाया गया था, ठीक है। इसमें क्या बताया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है राइट टू इक्वालिटी, समझिएगा बातों को। तो राइट टू इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब कोई मतलब कि आए एकदम, मतलब कि गवर्नमेंट में बहुत, मतलब कह सकते हो कि डिक्टेटर टाइप का, वो आके बोल रहे नहीं हम इसको हटा देना चाहते हैं, तो ये कोर्ट अलाउड नहीं करती कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करो। तो ये कौन सा केस में याद भी रखिएगा, ये कौन सा था? केशवानंद भारती केस में किया गया था, ये जजमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि हु इज क्रेडिटेड, किसको क्रेडिट जाता है जिसने लॉन्चिंग किया था द टोटल रिवॉल्यूशन कैंपेन? बात समझिएगा, ये टोटल रिवॉल्यूशन कैंपेन को इंडिया में लॉन्च किसने किया था, इसका क्रेडिट किसको जाता है? ऑप्शन ए है ज्योतिबा फूले, जयप्रकाश नारायण, या महात्मा गांधी, एनी बेसेंट। किसके पास ये मतलब क्रेडिट जाता है, किसने ऐसा काम करवाया था हमारे कंट्री में? अब देखिए टोटल रिवॉल्यूशन कैंपेन क्या था, अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। देखिए हुआ क्या था बताता हूँ। इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट की जाती है, वो है टोटल रिवॉल्यूशन कैंपेन 1970 के आसपास में, जिसमें से ये डिमांड कर रहे थे जितने भी सोशल रिफॉर्म्स है उसको करने का, पॉलिटिकल रिफॉर्म करने का, और इकोनॉमिक सिस्टम को भी चेंज करने का। और इसको लीड कौन कर रहे थे? इसको लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। क्लियर है ना, समझ में आ गया ना इस चीज़ को? यानी कि ये किसके अगेंस्ट था? इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में, इंदिरा गांधी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 के बाद 13 में है एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आपका मार्क्स कितना आया। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो स्टेटरी बॉडी ऑफ इंडिया के लिए ट्रू है? ठीक है, ओनली पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ स्टेटरी बॉडी, ओनली स्टेट लेजिस्लेचर कैन क्रिएट देम, they are created by laws passed by parliament or state legislature, they are necessary even if parliament are disapprove। कौन सा इनमें से ट्रू है? चलिए बताइए फास्ट। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ओनली पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ स्टेटरी बॉडी, बिल्कुल भी नहीं भाई, कैबिनेट भी कभी कभी क्रिएट कर देती है, ठीक है। ओनली स्टेट लेजिस्लेचर कैन क्रिएट देम, बिल्कुल भी नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर ही नहीं है। दे हैव क्रिएटेड बाय लॉज पास बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों के द्वारा पावर होता है, ठीक है। दे आर नेसेसरी इवन पार्लियामेंट डिसअप्रूव। एक मिनट, सॉरी मैंने कुछ उल्टा बता दिया क्या? सॉरी, पार्लियामेंट के पास भी पावर है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पावर है, मैं थोड़ा उल्टा बता दिया, सॉरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, माफ़ कीजिएगा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको बताना है कि आपका कितना मार्क्स आया। अगर कोई डोनेट करना चाहते हो तो ये स्कैनर है, आप कर सकते हो, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में कोई भी नहीं है, ठीक है। मुझे ये सारे पीपीटी वगैरह बनाना खुद से पड़ता है, मेरे साथ कोई भी स्टाफ नहीं है या फिर कोई भी नहीं है जिसको समझ रहे हैं बातों को। मेरे बैकग्राउंड में कोई नहीं है, आई एम अलोन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।